हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर पीसीएस। आज हम लोग करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी जो हमारे अतीत पुस्तक है इतिहास की। उस पुस्तक का जो 4वां अध्याय यानी कि 4th नंबर जो चैप्टर है, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। कौन सा चैप्टर, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें, उस पर चर्चा करेंगे आज। बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाएंगे, बहुत अच्छे डीपली तरीके से समझाएंगे। चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं एक नए चैप्टर की आज से। दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोत में एक, यानी कि आज हम क्या जानेंगे, आज जानेंगे जो दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोत हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद कितने होते हैं? वेद होते हैं 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद माना जाता है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा गया। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए थे। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से? उसमें से देखिए, नंबर 1 अग्नि, नंबर 2 इंद्र और नंबर 3 सोम। और जो अग्नि थे, अग्नि मतलब आग के देवता, और जो इंद्र थे वो युद्ध के देवता माने जाते थे, और जो सोम थे वो एक पौधों के देवता यानी कि नेचर के देवता माने जाते थे, जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को अपने अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ, कैसे किस तरीके से करते थे? सस्वर पाठ और कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों की जो रचयिता थे सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा जो थी वो प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती थी। तुम स्कूल में जो संस्कृत मतलब जो पढ़ते थे या मतलब वर्तमान में पढ़ते हो, उससे यह भाषा थोड़ी कैसी होती थी? भिन्न होती थी। चलिए आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारोपीय यानी कि भारत और यूरोपीय जैसे देशों की भाषा परिवार का हिस्सा है। और भारत की कई भाषाएं जैसे कि असमिया हो गया, गुजराती हो गया, हिंदी हो गया, कश्मीरी और सिंधी हो गया। एशियाई भाषा हो गई जैसे कि फारसी, तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे कि अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द ऐसे एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत, माँ हिंदी और मदर अंग्रेजी शब्द को देखो। क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नजर आती है? आती हो तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा। अब देखते हैं उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती थीं। उदाहरण के तौर पर पूर्वोत्तर क्षेत्र में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती थीं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम एवं द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं थीं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोले जाने वाली भाषाएं आस्ट्रो यानी कि आस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई थी। हम जिन यानी कि बुक्स को रीड करते हैं वे लिखी और छपी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ करता था, लेकिन जो वर्तमान में है, वर्तमान में डिजिटलाइजेशन हो चुका है तो इसमें पुस्तकें छप जाती हैं। पहले पांडुलिपि सिस्टम चलता था जो भूर्ज के पत्ते से लिखा जाता था। चलिए अब देखते हैं इतिहास ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। इतिहासकार जो होते थे वो ऋग्वेद जो वेद था उसका अध्ययन कैसे करते थे। चलिए देखते हैं। इतिहासकार पुरातत्ववेदाओं के, आप लोगों को इसका मीन्स बता दें अगर ना पता हो। पुरातत्ववेद जो होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं जो खुदाई, किसी मतलब जगह की खुदाई करते हैं, उस पर कुछ ना कुछ रिसर्च खोजते हैं, उसको पुरातत्वविद कहते हैं। चलिए की तरह अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते थे। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं, जैसे कि विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों जैसे कि ब्यास और सतलज नदी के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्ति का अंश है। और दोस्तों मेरे चैनल पे यदि नए विजिट किए हो तो मेरे टेलीग्राम का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसको आप ज्वाइन कर लें। जैसे कि कोई भी मैं इस तरीके की PDF डालूंगा तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए
आगे देखते हैं। ये देखिए दिखाया गया है, ये जो है पहले जिस तरीके से प्राचीन काल में पांडुलिपि के तरीके से ये पेज पे या किसी मतलब स्तर पे लिखा जाता था ऋग्वेद में पांडुलिपि के थ्रू। देखिए ये दिखाया ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना का ये उदाहरण है। भूर्ज ये लिखा किससे जाता था, ये देखिए छोटा छोटा दिख रहा है जो ये भूज पर छाल, भूज की भूर जो वृक्ष था उसकी छाल पर लिखी है पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। इसके जो साक्ष्य मिले हैं वो कश्मीर से पाए गए हैं। लगभग 150 साल वर्ष पूर्व ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ था। यह पांडुलिपि कहाँ का, पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित रखी हैं। चलिए अब हम लोग जानेंगे जो मवेशी थे और घोड़े और रथों के बारे में, कि जो मवेशी थे क्या थे, इनका कार्य क्या था, घोड़े थे घोड़ों का क्या कार्य था, रथ थे उनका कार्य क्या था, किस तरीके से उसको भी ऋग्वेद में दर्शाया गया। चलिए ऋग्वेद में मवेशियों एवं बच्चों यानी कि खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई के रथ खींचने में काम लाया जाता था तथा इन लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हो, जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे। कितना भाग, कुछ भाग, यानी कौन रख लेता, सरदार रख लेता था, तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था तथा शेष धन आम लोगों के लिए बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए प्रयुक्त किया जाता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी, किसमें, ऋग्वेद में। तथा घी हो गया, जैसे अनाज हो गया यानी कि अन्न हो गया, और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोग को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हों। चलो अब जानेंगे लोगों की जो विशेषता बताने वाले शब्द, जो लोगों की विशेषता बताते थे जो शब्द, वो मतलब क्या है, किस तरीके से है, क्या उसका प्रयोग करना था। चलिए उसको देखते हैं। लोगों का वर्गीकरण काम एवं भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। और जो ऋग्वेद में लोगों का, जो लोगों की मतलब स्पेसिफिकेशन यानी कि विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। आप लोग ये नोट्स, ये आप से नोट्स कर सकते हैं इसको शॉर्ट नोट्स में। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया। पुरोहित, जिन्हें कभी ब्राह्मण कहा जाता था, पुरोहित किसे कहते थे, ब्राह्मणों को, तथा कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग क्या हुआ करते थे, राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में जानोगे, यानी कि अगले चैप्टर में जानोगे। ये ना तो बड़ी राजधानियाँ और महलों में रहते थे, ना ही पास की सेना थी, इनके पास ना ही कोई सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। और मतलब प्रायः राजा की जो मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप शासक भी नहीं बनता था, यानी कि इसका कोई भी रूल ऐसा नहीं था कि जो शासन के पीढ़ी का ही होगा, या इस तरीके से कोई सिस्टम नहीं था। चलिए अब आगे देखते हैं। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जन का मतलब क्या होता है, जन का मतलब होता है कबीला। एक तरीके से कई लोगों का मिलके एक कबीला टाइप का बना हुआ करता था, प्रयोग हिंदी व अंग्रेजी भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था बिस, यानी कि वैश्य। बिस को हम लोग वैश्य शब्द निकला, इससे बिस से निकला है वैश्य, यानी कि वैश्य जो इस टाइम आप लोग समझते होंगे, ये गुप्ता जो होते हैं उन्हें एक तरीके से वैश्य भी कहते हैं। बिस, इनको बिस कहते थे। इस विषय पर जो अध्याय अगला होगा, यानी कि किस पे, ये जो 20 वैश्य शब्द निकला है, इस पे हम लोग अगले चैप्टर में चर्चा करेंगे, जो 5वां भाग होगा, चैप्टर नंबर 5। चलिए ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते थे, इसीलिए हमें पुरु जन या विष, भरत जन या विष, यानी कि यजु जन या विष जैसे उल्लेख मिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग होते थे
जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था, उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें सब यानी कि उन्हें सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। चलिए अब देखते हैं आगे। अब बात करेंगे हम लोग जो खामोश प्रहरी यानी कि कहानी जो महापाषाणों की है, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस पर चर्चा करते हैं खामोश प्रहरी क्या थे। ये शिलाखंड महापाषाण यानी कि महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर नाम से जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने की तरह पर लोगों द्वारा बड़े करीने में लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें यानी कि महापाषाण का मतलब क्या हुआ है, महापाषाण का मतलब हुआ है बड़ा सा एक पत्थर था, उनके बीच में कब्र यानी कि मृत शरीर बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पूर्व हुई थी। यह प्रथा दक्कन एवं दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पूरा स्थल मानचित्र 2 में दिखाया गया है, आप लोग वो देख सकते हैं। मानचित्र 2 देख लीजिएगा। महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते थे, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते थे। ये देखिए इस तरीके से दिखाया गया है मैप के थ्रू, आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिए, कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते थे, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता था। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करिए। ऑप्शन ये आप लोग नोट्स बुक में अपने नोट्स करेंगे। ये आप लोग क्वेश्चन है, आप लोग ये नोट्स बुक में नोट्स करेंगे और इसका जो डिटेल्ड है आप फोटो खींच के या PDF फॉर्मेट बना के आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे 8355063665 पर। उससे आप लोगों को हम बता देंगे इसमें क्या कुछ सही करने लायक होगा, वो बता देंगे आप लोगों को। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना, इन सब कब्रों में कुछ समानताएं थीं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने मिले थे। ये देखिए दिखाया गया है मैप में इस तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। अब जानेंगे हम लोग लोगों की जो सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना है, कैसे मतलब लोगों के बीच में एक दूसरे के बीच में भेदभाव किस तरीके से समाज में होता था। चलिए उसके बारे में अब ये चीज़ देखते हैं, इसके बारे में A to Z पढ़ाएंगे आप लोगों को। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। ब्रह्मगिरी, आप लोग इसमें जो मैप है, मैप में आप लोग बताएंगे कि जो ब्रह्मगिरी कहाँ पे है, किस जगह पे ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वो किस जगह पे हैं। आप लोग इसको याद करेंगे, नोट्स बुक्स में भी नोट कर लेंगे। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्न को दर्शाता है, यानी कि भिन्नता को, यानी कि अलगाववाद को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब हुआ करते थे, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ अनुयायी थे। चलिए अब जानेंगे क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए क्या थी। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। ये वह चीज़ दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने के बाद लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफना के दोबारा आ सकते थे। अब जानेंगे कि जो इनाम गांव के लिए एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र जो पाई गई थी उस पर चर्चा कर लेते हैं। इनाम गांव को
आप लोग मैप में भी खोज सकते हैं। यदि आप लोग अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं सिविल की, तो आप लोग ये जो मैप में, इसको मैप में सर्च करिए, मैप में देखिए। नहीं मिल रहा है, गूगल के मैप में भी सर्च कर सकते हैं, उसमें भी शो करेगा, और आप लोग इसको नोट्स कर सकते हैं। यह भीमा की सहायक नदी है। घोड़ यानी कि घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल वर्ष पूर्व लोग रहते थे। इस जगह पे इनाम गांव में। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था तथा उनका सिर उत्तर की दिशा की ओर, कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना पानी हो, दफनाए गए सबके पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया जाता था। किसमें दफनाया जाता था? 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया जाता था। बस्ती के बीच में बसा यह गांव यानी कि घर, जो गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था, यानी कि सबके पैर मुड़े हुए थे। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि जो हमें कंकालों के अध्ययन करने की आवश्यकता क्यों है, इससे क्या हमें लोगों को जानकारी मिलती है, उसके बारे में जान लेते हैं। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता था, लेकिन यदि वो बड़ा है तो बड़े से ये आकलन किया जा सकता था कि ये मतलब मानव यानी कि बड़ा पूरा पुरुष, मतलब बड़ा पुरुष है। बच्चे यानी कि जो बच्ची के कंकाल के बीच में कोई बड़ा फर्क नहीं होता था। क्या हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का है या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते थे। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते थे तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता था, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं अक्सर पुरुष की आभूषण पहनते थे। कंकाल का जो लिंग पहचानने का बेहतर तरीका था उसकी हड्डियों की जांच करना, क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या मूला पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल वर्ष पूर्व चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुआ करते थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता, क्या दोस्तों, चरक संहिता नाम की पुस्तक लिखी थी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती थी। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 यानी कि वर्तमान में जो मानव में स्वस्थ जो मतलब हड्डियां होती हैं वो होती हैं 206, और जो बच्चों में होती हैं वो होती हैं 300। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। अब देखते हैं कि जो इनाम गांव के लोग थे वो क्या काम धंधे करते थे, अब उस पर चर्चा करते हैं। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ एवं चना और दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं, यानी कि इसके साक्ष्य मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय एवं बैल एवं भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चीतकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछलियां की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियां एकत्र की जाती थीं। आज के वीडियो में इतना ही। ये पूरा चैप्टर मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया है। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में शेयर करें, जिससे कि उन लोगों को भी इस वीडियो का बेनिफिट्स मिल सके। और एक और सूचना ये कि मैं बहुत से जल्द एक पैड बैच लॉन्च करूंगा। उसमें जिसको भी पैड यानी कि जिसको नोट्स चाहिए हों, चाहे वो यूपीएससी के हों या किसी भी कोचिंग के यानी कि टेस्ट सीरीज चाहिए हो, वो भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएगी इसी चैनल के माध्यम से। तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। जैसे कि जो दूर दराज के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र से, जहाँ पे सारी सुविधाएं नहीं हैं, दिल्ली जैसे शहरों में अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए ऑफलाइन यानी कि टेस्ट सीरीज यहीं से भेज दी जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।